हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। सई के माता-पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो जाने के बाद उसे उसके मामा अपने साथ ले आए। उसके परिवार में कोई नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके। उसके दादा-दादी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और पिता अपने माता-पिता के इकलौती संतान थे। मामा के अतिरिक्त तो उसका और कोई ठिकाना नहीं था। 7 वर्ष की सई को देखकर मामी नाक भौं सिकोड़ती, कैसी अभागी है, माँ बाप को खा गई और अब हमारे सिर पर बोझ बनकर आ गई है। हम अपने बच्चों को देखें या इसे। सई, जिसे अभागी का अर्थ भी नहीं पता था, मामी के मुंह से ऐसी फटकार सुनकर घबरा गई। यही मामी जब वह अपने मम्मी पापा के साथ आती थी तब कितना प्यार दिखाती थी। मामा मामी के एक बेटा और एक बेटी थे। मिनी सई से छोटी थी, वह 4 वर्ष की थी और छोटा दीपू अभी मात्र 1 वर्ष का ही था। मामी के नहीं चाहने पर भी सई मामा जी के दबाव के कारण उस घर में रह रही थी। धीरे धीरे मामी ने सई से घरेलू काम लेना प्रारंभ किया। समय आदमी को सब कुछ सिखा देता है। सई समय से पहले समझदार हो गई। वह धीरे धीरे घर के सभी काम सीख गई और मामी के अधिकतर काम वह कर देती। उनकी अपनी बेटी मिनी तो नाजों से पतली थी, वह उनकी प्यारी दुलारी थी। उसे कुछ भी न कहती और सारा काम सही से करवाती। सई को घर में पढ़ाई का बहुत कम अवसर मिलता था, वह तो मामा जी के कारण उसके स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, वरना मामी तो उसे पढ़ाने पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। मामा के आगे उनकी एक नहीं चली, लेकिन एक मामले में मामा जी ने भी आंखें बंद कर ली। आखिर वे मामी से कितना विरोध करते, मामी ने कभी भी सई को नए कपड़े नहीं दिए। वह हमेशा मिनी की उतरन ही पहनती। मिनी भरे पूरे शरीर की मल्लिका थी, जबकि सई बहुत दुबली पतली। उसे भरपूर पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, इसीलिए उसका शरीर विकास नहीं हो पाया। सो मिनी के कपड़े उसे आ जाते। तीनों बच्चे बड़े हुए। जहाँ शांत और गंभीर थी, वहीं मिनी और दीपू बहुत अधिक चंचल और कुछ जिद्दी भी थे। उन्हें अपनी पसंद की हर वस्तु मांग कर करने में के साथ मिल जाती। कभी कभी तो मांगने की भी आवश्यकता न होती। वहीं सही को स्कूल की कॉपी किताबों के लिए भी मामी की मिन्नतें करनी पड़ती। जब मामी से मिन्नत करके थक जाती और न मिलता तब वह मामा जी से कहती थी। मामा जी उसकी आवश्यकता की वस्तुएं ला देते थे, लेकिन उसके बाद मामी और मामा में बहुत अधिक लड़ाई होती थी। इसीलिए सई का प्रयास होता था कि वह मामा तक बहुत मजबूरी होने पर ही अपनी आवश्यकता लेकर पहुंचे। सई हर क्लास में फर्स्ट आती रही। उसने मैट्रिक और इंटर में भी अपने विद्यालय में टॉप ही किया था। इसीलिए उसे प्रत्येक वर्ग में छात्रवृत्ति मिलती थी। इस कारण भी मामी उसकी पढ़ाई रोक पाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जिस समय वह स्नातक में पढ़ रही थी, उसी समय से रवि को तो स्नाकोत्तर का विद्यार्थी था, उससे बहुत प्रभावित था। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी वह जानता था, क्योंकि वह उसी की कॉलोनी में रहता था। वह सई को पढ़ाई में भी सहायता करता। धीरे धीरे उनका आपस का सामान्य सा संबंध कब अमिट प्यार में बदल गया, उन दोनों को ही पता नहीं चला। एक दिन अवसर देखकर रवि ने उसके सामने अपना प्रेम प्रकट भी कर दिया और कहा, मेरा लक्ष्य यूपीएससी करना है, मैं उसकी तैयारी भी कर रहा हूँ। तुम तब तक मेरी प्रतीक्षा करना, कहीं विवाह मत कर लेना, मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। दोनों का प्रेम बहुत शालीन था। उन्होंने अपने प्रेम की पवित्रता बनाए रखा। रवि ने कभी सई को छूने का भी प्रयास नहीं किया। उन दोनों का प्रेम आत्मिक था। समय बीतता रहा। सई स्नातकोत्तर कर नेट परीक्षा पास कर चुकी थी। जीआरएफ मिला था, इसीलिए उसकी पीएचडी में भी कोई अड़चन नहीं आने वाली थी। उसकी पीएचडी के लिए शोध कार्य प्रारंभ हो गया। रवि प्रथम प्रयास में चयनित नहीं हो पाया। उसने पीटी और मुख्य परीक्षा पास की, परंतु साक्षरता कार में नहीं पास हो पाया। दूसरी बार उसने पूरी शक्ति से तैयारी की, दीन दुनिया भुलाकर बस दिन रात पढ़ाई में लगा रहा और इस बार वह चयनित हो गया। उसे प्रशासनिक सेवा मिली थी। रिजल्ट आने के बाद रवि ने सई को मिठाई खिलाते हुए कहा, मैं अपनी माँ को तुम्हारे घर भेजूंगा, तुम्हारे मामा मामी से तुम्हें मांगने के लिए। मैं चाहता हूँ प्रशिक्षण के लिए जाने से पहले हमारी शादी हो जाए। मैं प्रशिक्षण प्राप्त करूंगा और तुम अपनी पीएचडी पूरी करना। दोनों हाथों में हाथ डाल अपने संजो रहे थे। उन्हें पता नहीं था भविष्य में क्या होना है। उनके प्रेम के विषय में सई के घर में मिनी सब कुछ जानती थी। उसने 1-2 बार कॉलेज में सई को रवि के साथ अकेले बैठे बात करते देख लिया। 1-2 बार बाहर भी वह दोनों को साथ साथ देख चुकी थी। फिर तो उसने जोड़ घटाव गुणा भाग सब कर दिया और सई के पीछे पूरे साजो सामान के साथ मिल पड़ी। पहले तो सई ने बात को टालना चाहा,
कि वह पढ़ाई में मदद ले रही थी रवि से कहकर, परंतु मिनी कहाँ मानने वाली थी। आखिर उसने सही से उन दोनों के आपसी प्रेम की बात स्वीकार करवा ही ली। पहले तो उसने सही का बहुत मजाक उड़ाया, क्या दीदी तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ वही मिला था? अरे उसका घर देखा है, 2 कमरे का कितना साधारण सा घर है। सुना है उस पर कर्जा भी लिया हुआ है। उन लोगों ने महाजन से, उनके पिता भी नहीं है। 2-2 सयानी बहनें हैं, रुपए के अभाव में उनकी शादी नहीं हो रही। रवि ने तो अच्छा तुम्हें फंसाया, उसे पता है तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तुम अवश्य कोई अच्छी नौकरी करोगी और फिर उसका घर चलाने में उसकी सहायता करोगी। तुम जिंदगी भर कमाकर उसके घर वालों का पेट भरती रहना। सई ने उसे आगे कुछ भी कहने से रोक दिया और अभी यह बात घर में किसी को नहीं बताने का वचन मांगने लगी। देख मिनी, हमने तय किया है पढ़ाई समाप्त होने के बाद मेरी भी नौकरी हो जाएगी और वह भी नौकरी करने लगेगा, तब हम विवाह करेंगे। रवि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। यूपीएससी में वह यदि चयनित हो जाता है तो उसकी अच्छी नौकरी हो जाएगी और मेरी नौकरी कॉलेज में नहीं भी हुई तो स्कूल में तो हो ही जाएगी। मिनी बोली, हाँ हाँ सपने देखो तुम, दिन में तुम्हारी नौकरी तो अवश्य हो जाएगी स्कूल में, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। यदि ऐसे नहीं भी होगी तो पापा ही कहीं तुम्हारी नौकरी अवश्य लगवा देंगे। हाँ तुम पापा से कहोगी तो वे उसे भी कहीं ना कहीं सेट करवा ही देंगे। जहाँ तक यूपीएससी की बात है, बड़े बड़े लगे रह जाते हैं तैयारी करते हुए, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते। इसके पास तो कोई साधन भी नहीं है, कोचिंग के लिए कहाँ से इतने पैसे खर्च करेगा? अभी तक तो मैंने जितने लोगों का भी सुना है, सभी ने दिल्ली में रहकर बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाकर तैयारी की थी। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाकर तैयारी करने के बाद भी सभी कहाँ निकल पाते हैं? यूपीएससी उनमें से कुछ ही निकाल पाते हैं, फिर रवि बिना साधन के कहाँ क्रैक कर पाएगा? सही ने उससे बहस करना उचित नहीं समझा और कहा, अच्छा जाने दो, छोड़ो इस बात को, तुम मुझे वचन दो कि घर में किसी को नहीं बताओगी रवि के विषय में। चलो तुम कहती हो तो मैं वचन देती हूँ, जब तक तुम स्वयं नहीं कहोगी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मिनी ने उसे वचन दिया। बात आ गई हो गई। सई ने मिनी द्वारा ही अपना प्रेम मामा मामी तक पहुंचाने की सोचा। जब घर पहुंची तो देखा रवि की माँ निकल कर जा रही थी। उन्हें देखते ही उनके कदमों में झुक गई सई। बहुत श्रद्धा से उनका चरण स्पर्श किया। उन्होंने भी बहुत प्रेम से उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सुखी रहो बिटिया, आओ कभी हमारे घर भी, अब तुम तो हमारी संबंधी बनने वाली हो। सिर झुकाए उनका आशीर्वाद लेते उनकी बातें सुनती रही। तभी पीछे खड़ी मामी ने रवि की माँ को गले लगाकर उन्हें विदाई दी। हमने पिछले जन्म में अवश्य मोती दान किए होंगे जो हमें घर बैठे इतना अच्छा लड़का और ऐसा परिवार मिला। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती हमारी बेटी के लिए घर बैठे ही हमें इतना अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आप तो जाने के लिए इतना हड़बड़ा गई हैं, मिनी के पापा भी आते ही होंगे, उनसे मिलकर जाती तो अच्छा होता। अगले दिन कभी उनसे बात कर लूँगी, अभी बहुत आवश्यक काम है इसीलिए जा रही हूँ। अब आप लोग हमारे संबंधी हो गए, आना जाना लगा ही रहेगा। कहती हुई रवि की माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर तक सही दरवाजे पर बेमूड सी खड़ी रह गई। एक बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तुम तो हमारी संबंधी बनने वाली हो? वह संबंधी कहाँ, उनके परिवार के सदस्य होने जा रही हैं। तभी मामी ने उसे आवाज़ दी, सही अब बाहर क्यों खड़ी हो, किसका इंतजार कर रही हो, कोई आने वाला है क्या? क्या अच्छी लड़कियों के यही लक्षण हैं? भीतर आ जाओ। मामी की तीखी आवाज़ से वह चौंक गई और चुपचाप भीतर आ गई। उसे कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी थी। मामी ने उसी तीखे स्वर में फिर कहा, ऐसा न हो तुम्हारे इन लक्षणों के कारण हमारा परिवार बदनाम हो जाए और मिनी की लगी लगाई बात में कुछ अड़चन आ जाए। मैं समझी नहीं मामी, आप कहना क्या चाहती हैं? मिनी की किस बात में मेरे कारण अड़चन आएगी? मैंने क्या किया? यूं ही सुबह की निकली हुई शाम ढले तक घर आती हो, ऐसे बाहर खड़ी रहोगी? बाहर किस किस से मिलती हो, इससे बदनामी होगी कि नहीं? मामी ने उस पर कटाक्ष करते हुए कहा, मामी मैं अपनी रिसर्च के लिए जाती हूँ, अधिकतर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती हूँ या विभाग में रहती हूँ, कहीं जाती भी हूँ तो रिसर्च के काम से और फिर वापस घर आती हूँ। मैं कहीं व्यर्थ इधर उधर नहीं घूमती, इसीलिए मेरे कारण आपकी बदनामी होने की बात सोचना निराधार है। निश्चिंत रहिए, मेरे कारण आपकी किसी तरह की कोई बदनामी नहीं होगी। उसका मूड खराब हो गया था, दिल में कड़वाहट भर गई थी। कहाँ तो सोच रही थी आज मिनी को मनाएगी अपने और रवि के विषय में। मामा मामी से बात करने के लिए उसका सिर इतना अधिक दर्द करने लगा था कि अब उसे कुछ भी इच्छा नहीं हो रही थी। वह कमरे में आकर कपड़े निकालकर बाथरूम में जाने लगी फ्रेश होने के लिए।
तभी मिनी ने उसे घेर लिया। देखो दीदी, ये लॉकेट बताओ कैसा है, मुझे कहाँ से मिला, क्या मामी ने नया बनवाया तुम्हारे लिए? न चाहते हुए भी उसे मिनी की बातों का जवाब देना पड़ा। नहीं, मेरी ससुराल से रवि की माताजी लेकर आई थी। क्या तुम्हारी ससुराल रवि की माताजी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी ससुराल से रवि की माताजी का क्या संबंध? और तुम्हारी शादी कब तय हुई? दीदी, तुम्हें नहीं पता, आज दिन में पापा और मम्मी रवि के घर गए थे, वे रवि का रोका कर आए। अभी कुछ देर पहले रवि की माँ यहाँ आकर मुझे यह पहना कर गई। यह सुनकर सही तो सन्न रह गई। यह क्या हो गया? रवि ने तो अपनी माँ को उसके लिए बात करने के लिए भेजने की बात कही थी, फिर उसने अपना रोका मिनी के साथ कैसे करवा लिया? क्या उसने धोखे से रोका करवाया? दीदी, क्या तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई? क्या सोचने लगी तुम? मिनी ने उसके चेहरे के समक्ष चुटकी बजाई। मिनी, तुम जानती थी ना मेरा और रवि का संबंध, फिर भी सही की बात अधूरी रह गई। मिनी ने बीच में ही कहा, मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। पापा और मम्मी रवि का रोका करके आ गए थे, रवि की माँ आई और यह लॉकेट पहनाकर मेरा रोका कर दिया। छेका, तिलक, रिंग सेरेमनी और विवाह, सबका दिन तय हो चुका है। अब मैं क्या कर सकती थी? परंतु मिनी, तुम्हें पता है रवि का मुझसे प्यार है। क्या वह तुम्हें प्यार दे पाएगा? तुम उसके साथ सुखी जीवन बिता पाओगी? तुम्हें तो रवि और उसका परिवार अपने स्तर का नहीं लगता था। सही को अभी भी उम्मीद थी मिनी शायद इस विवाह से इनकार कर दे और उन दोनों के प्यार की बात घर में सबको बता दे। अरे दीदी, वह तो तब की बात थी, अब तो उच्च श्रेणी का सरकारी अधिकारी बनने पर उसके परिवार की स्थिति ऐसे ही सुधर जाएगी। और उसका कौन सा बड़ा परिवार है, उसकी बहनों की शादियां तो हमारी शादी के पहले ही हो जाएंगी। पापा उन दोनों की शादी अपने खर्चे पर करवा रहे हैं। अब घर में सिर्फ उसकी माँ ही तो रहेंगी और रह जाएंगी शान शौकत वाली जिंदगी। दीदी, फिर सुखी जीवन क्यों नहीं रहेगा? मामी और मिनी की बात तो वह समझ सकती थी, वे सिर्फ अपने लिए सोचती थी। मामी ने तो ऐसे ही सही को कभी अपने परिवार का हिस्सा माना ही नहीं, परंतु मामा ने कैसे ऐसा किया? माना उन्हें सई और रवि के आपसी संबंध की जानकारी नहीं थी, परंतु मिनी से 4 वर्ष बड़ी होने के कारण उन्हें पहले उसके विवाह के लिए सोचना चाहिए था। दीदी, दीपू की आवाज़ सुनकर वह सजग हुई। इतनी देर में उसने कपड़े भी नहीं बदले थे, ऐसे ही बैठी हुई थी। दीदी, माँ कब से बुला रही हैं आपको खाना खाने के लिए? क्या सोच रही हैं? तू चल, मैं आ रही हूँ। कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। देर तक पानी के छींटे आंखों पर डालती रही और कपड़े बदलकर भोजन कक्ष में आ गई। आज उसने रसोई का कोई काम नहीं किया था, इसीलिए वह अपने को तैयार करके आई थी मामी की जलकटी सुनने के लिए। लेकिन मामी आज अत्यंत प्रसन्न थी, इसीलिए, या फिर हो सकता है सामने मामा थे इसीलिए भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और प्लेट में रखी हुई मिठाई से एक टुकड़ा उठाकर उसके मुंह में डाल दिया और कहा, शुभ समाचार है, मिनी की शादी तय हो गई है। अगले महीने ही विवाह होगा, समय बहुत कम बचा है। इस बीच छेका, तिलक, रिंग सेरेमनी और विवाह सभी की तैयारियां करनी है। तुम कुछ दिन रिसर्च के काम में अवकाश ले लो। उसने खामोशी से सिर उठाकर मामी और मामा की ओर देखा। मामा की नजरें झुकी हुई थीं। हम तो चाहते थे पहले तेरी डोली उठती यहाँ से, परंतु तेरा पीएचडी प्रारंभ हुआ। मिनी बीए की परीक्षा दे चुकी है, उसकी आगे की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, इसीलिए हमने पहले उसका विवाह तय किया। अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने मामी और मामा के साथ ही मिनी को भी शुभकामनाएं दी। जानती थी इस घर के एहसान का बदला उसे चुकाना होगा, लेकिन रवि ने कैसे स्वीकार किया यह नहीं समझ पा रही थी। क्या उसने कहा नहीं कि वह मुझसे प्यार करता है? वह सोच रही थी। उसने सोचा वह रवि से मिलकर इससे अवश्य पूछेगी इस संबंध में, परंतु इसकी नौबत ही नहीं आई। बड़ बोली मिनी ने स्वयं ही उजागर कर दिया। रवि तो इस विवाह के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उसने अपने घर में भी सही के विषय में ही कहा था। मामा मामी से भी वह सही से विवाह करने की बात ही कह रहा था, परंतु मिनी से विवाह करने पर उसकी दोनों बहनों के विवाह की जिम्मेदारी मामा मामी ने अपने ऊपर ले ली। इस बात से रवि को झुकने पर मजबूर कर दिया। वह अपनी बहनों के सुनहरे भविष्य के लिए बिक गया था। मामा मामी के हाथों मामा ने अपने परिचय क्षेत्र में अच्छे लड़कों से उनका विवाह करवा दिया और उनके द्वारा की मांग गई दहेज की राशि स्वयं दे दी। उसे यह भी पता चला मामा की तो रवि का विवाह सही से करने के लिए तैयार थे, परंतु मिनी और मामी के आगे उनकी एक न चली और मिनी का विवाह रवि से तय करना पड़ा। विवाह के दिन जयमाला और विवाह की सभी रस्मों की
वह गवा रही। रवि की दृष्टि तो झुकी हुई थी, लेकिन मिनी वह तो गर्व से उसे ऐसे निहार रही थी जैसे कह रही हो, देख अपनी औकात, मैंने तो तुम्हारा प्रेम भी छीन लिया। मुझ में इतनी शक्ति है। विवाह के बाद विदाई के पहले जब दूल्हा दुल्हन सभी बड़ों को प्रणाम कर रहे थे, उसके पास आकर रवि ठिठक गया। वह किनारे हो गई, लेकिन मिनी ने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया और कहा, दीदी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद के रूप में तुम मुझे क्या उपहार दे रही हो? सभी कुछ ना कुछ उपहार दे रहे हैं, तुम भी तो दो। मैं तो तुम्हें पहले ही उपहार दे चुकी हूँ। वैसे सच कहूँ तो मेरे देने की नौबत ही नहीं आई। मेरा सब कुछ तो तुमने स्वयं ही छीन लिया। अब मैं तुम्हें क्या दूँ? रवि को ही मेरी ओर से दिया उपहार समझ लो। जिंदगी भर मैं तुम्हारी उतरन पहनती रही और अब से पूरी जिंदगी तुम मेरी उतरन के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। मेरी शुभकामना है, रवि का साथ तो तुम्हें मिल गया, उसका दिल से प्रेम भी तुम्हें मिल जाए। सही गर्व से सिर उठाकर वहां से आगे बढ़ गई और मिनी आंखों में क्षोभ और क्रोध भरे उसे देखती रही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।